हेलो स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे सेल के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम देखते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और व्हाट आर दोज मटेरियल्स व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स। इसी के साथ में सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम देखते हैं सेल के बारे में। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल की, वो है टोटिपोटेंसी। क्या बोला है हमने इसको? टोटिपोटेंसी। सारी सेल्स में ये एबिलिटी नहीं होती है। कुछ सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि एक सेल, सिर्फ एक सेल ही पूरे प्लांट का या पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। इट इज द एबिलिटी to form a complete new organism is known as the totipotency, right? अब जब हम सेल देखते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, स्कूल्स में आपको जब दिखाया जाएगा, तो जब हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे जो आउटर बाउंड्री है उस पे हमको दो चीजें दिखाई देती है। एनिमल सेल्स में अलग है और प्लांट सेल में ये अलग है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, आपको आउटर बाउंड्री जो होती है वो दिखाई देती है, एक ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में। ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जो मिलती है हमको एनिमल सेल के बाहर, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को नाम दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल के बाहर की बाउंड्री जो है वो आपको किस फॉर्म में दिखाई देगी? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में, विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे एक प्लांट सेल, तो आपको उसकी बाउंड्री पे दो चीजें मिलेगी। आउटर जो लेयर मिलेगी आपको, वो होगी एक रिजिड सेल वॉल। बाहर बाउंड्री पे आपको क्या मिलेगी प्लांट्स में? सबसे बाहर एक रिजिड सेल वॉल मिलेगी, विच कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड दिस लेयर इज डेड लेयर। ये ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी लेयर है? डेड लेयर। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन है ये? इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। लेकिन जो सेल वॉल है ये कैसी लेयर है? डेड लेयर है। प्लांट सेल में ही सेल वॉल के नीचे इनर लेयर जो आपको मिलती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अगेन ये यहां पर भी कैसी है? लिविंग। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमको एनिमल सेल पे भी मिलती है, प्लांट सेल पे भी मिलती है, बैक्टीरिया में भी मिलती है, फंजाई में भी मिलती है। यानी कि ये जितनी तरह की भी कोशिकाएं हैं उनके सब के बाहर हमको इसेंशियली क्या मिल रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसकी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट, यानी इसका जो बेसिक कंपोजिशन है वो हर सेल पे एक जैसा ही होता है, इसीलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन, विच मीन्स कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसका बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ये हर जगह यूनिट रहता है, फिक्स रहता है। तो ये तो हो गई बाहर की बात। अब जब हम बाहर से अंदर देखते हैं सेल के, तो हमको अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ दिखाई देता है, एक लिक्विड भरा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, which is 90% of consist of water plus other protein and nutrients.
तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनेलीज, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर 90% जो है ये वाटर से बना होता है। इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है दैट साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल एक्टिविटी। जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको? मेटाबॉलिज्म। तो ज्यादातर जो सेल एक्टिविटीज हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, ये कहां पर पाई जाती हैं या कहां पर कंडक्ट होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द सेल, जो प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। और जो साइटोप्लाज्म है इट कॉन्स्टिट्यूट द मेन एरेना ऑफ सेल एक्टिविटी, सेल्यूलर एक्टिविटी। इसके बाद में सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है उसका न्यूक्लियस। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमको मिलते हैं क्रोमोसोम। क्या मिल रहे हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड अ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। और जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नाम क्या है? डीएनए। तो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इन दोनों के अंदर, चाहे इवन कोई बैक्टीरिया सेल ही क्यों ना हो, हर कोशिका में, ज्यादातर कोशिका में, सिर्फ वायरस को छोड़ दें तो सभी कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल क्या मिलता है हमको? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है वो सिर्फ कुछ प्लांट वायरसेस में और कुछ एनिमल वायरसेस जैसे कि HIV, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो हम जानते हैं, जो एड्स कॉज करता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो कुछ एनिमल वायरस और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट वायरस, उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वायरस को छोड़ दें तो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या मिलेगा आपको? डीएनए। और डीएनए जो बंधा हुआ होता है वो बंधा होता है एक प्रोटीन से जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। और न्यूक्लियस के अंदर हमको मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सवाल आता है कि क्या सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है? क्या हम अगर हर सेल देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो क्या हमको उसमें न्यूक्लियस दिखाई देगा? क्या ये जरूरी है? तो देखिए, न्यूक्लियस तो हर सेल में मिलता है, लेकिन न्यूक्लियस दिखाई हमको यूकैरियोटिक सेल्स में देता है। तो हमने यहाँ पे सेल्स को दो पार्ट में एक तरह से डिवाइड कर दिया है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस तो है लेकिन पुराने तरीके का है, पुराने टाइप का है, जो बहुत पहले बन गया था। तो इस तरह की कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ये हमको दिखाई देती है बैक्टीरिया में। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो कुछ कोशिकाओं में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, नहीं मिलती है। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिनको माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो हमें इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता। तो ऐसी सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। ये हैं बैक्टीरिया सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी? बैक्टीरिया सेल्स। तो अभी अगला जो टॉपिक है हमारा वो इन्हीं सेल्स के बारे में है, तो वहां पे इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और कोशिका के बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल नग्न अवस्था में, नेकेड जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे बीच में पड़ा होता है, जिसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है।
यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनमें they possess a well defined न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं जिनमें एक सुविकसित एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में बात। तो सेल में आपको क्या दिखेगा? सेल की प्रॉपर्टी, एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है टोटिपोटेंसी, जिससे एक सेल नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है। दूसरा हमने इसकी मेम्ब्रेन्स की बात की, तीसरा हमने साइटोप्लाज्म की बात की, चौथा हमने न्यूक्लियस की बात की। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज पे। तो अगर हम कोई भी सेल देखेंगे तो हमको पता चलेगा दैट सेल्स आर कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं इनको। तो कोशिका के अंदर विभिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक हमने अभी बोला, इसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑल मेम्ब्रेन बाउंड organelles are absent. In prokaryotic cells, all the membrane-bound organelles are absent. यहां पे आपको मिलेगा only राइबोसोम, वो भी पुराने तरह का। कौन सा? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इसके बारे में भी अभी डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया जा रहा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं मिलेगा हमको, एक मिलता है सिर्फ राइबोसोम। तो हमने फिर ऑल एब्सेंट क्यों लिखा है? तो आपको ये ध्यान देना है, हमने यहाँ पे ऑल मेम्ब्रेन बाउंड लिखा है, राइबोसोम पे तो मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो ये इन सबसे अलग हो गया। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो सारे यहाँ पर एब्सेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। कौन से? प्रिमिटिव टाइप के राइबोसोम जो होते हैं 70S प्रकार के। जहां हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो हमको यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, जहां पे रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम किया जाता है। एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर की जाती है, एटीपी बनाई जाती है, फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम डिटेल में लेंगे। इसी की तरह क्लोरोप्लास्ट हमको मिलता है, जहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो अब ये बताने की बात नहीं है, वी ऑल नो दैट क्लोरोप्लास्ट जो है, हरे रंग का जो ऑर्गेनली है, ये हमारे अंदर नहीं होता है, प्लांट्स के अंदर है। इसलिए फोटोसिंथेसिस कौन कर सकते हैं? केवल प्लांट्स कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसी के साथ में हमको मिलती है यहाँ पे, तो मैं ये आपको बता देता हूँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में है, प्लांट एनिमल। ये सिर्फ किस में मिलते हैं? प्लांट्स में। एनिमल्स में ये एब्सेंट है। इसी के साथ में मिलती है हमको ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में क्या नाम है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब के बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल में देखेंगे जब हम बात करेंगे ऑर्गेनेलीज की। इसी के साथ में हमको मिलता है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी दोनों कोशिकाओं में ही मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखना है प्लांट सेल्स में बहुत कम होते हैं, अबंडेंस में मिलेंगे ये एनिमल सेल्स के अंदर। इसी के साथ में सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। कैसा है? मेम्ब्रेन लेस। तो अब देखो, आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होंगे कि कौन सा मेम्ब्रेन लेस है, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक हमको याद रखनी है कि NCR, राइट, जैसे हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, NCR। तो ये आप याद रखें, ये 3 ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलती। पहला है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट मिलता है जिसके ऊपर किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इस डार्क स्पॉट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। कहां पे मिल रहा है ये? न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा है सेंट्रियोल, सी फॉर सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल है ये इसी की बात कर रहे हैं हम। ये भी कैसा है? मेम्ब्रेनलेस, और ये मिलता है ओनली इन एनिमल सेल एंड इट हेल्प इन सेल डिवीजन। तो ये मेम्ब्रेनलेस है, एनिमल सेल में मिलता है और हेल्प करता है किसमें? सेल डिवीजन में। और आर का आप मतलब अब बता सकते हैं, बताइए आर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? राइबोसोम को। अभी मैंने बताया था कि हमने बोला था ऑल मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट है, राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम पे तो मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये आर फॉर राइबोसोम। सो बेसिकली दीज आर द 3 सेल पार्ट्स जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये हो गई ऑर्गेनेलीज की बात। अब हम आते हैं सेल के शेप एंड साइज पे। तो सेल का जो आकार है, उसका शेप एंड साइज है, वो वेरी करता है, वो चेंज होता रहता है, वेरी करता है। किसके हिसाब से? उसके फंक्शंस के हिसाब से, बिल्कुल हमारी ही तरह। अगर मान लीजिए मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें मुझे दिन भर बैठे रहना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जो है वो ओबेस हो जाऊंगा, फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, ओबेसिटी हो जाएगी, राइट। अब यही मान लीजिए अगर मैं एथलीट हूँ, मेरा काम है एथलेटिक, मैं फील्ड्स में या फिर गेम्स के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ अपने देश को, अपने स्टेट को, तो मेरी बॉडी उतनी ही एथलेटिक हो जाएगी। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे है। सेल का शेप एंड साइज डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पे। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे जब हम शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO, which is also known as pleuropneumonio-like organism, और इन्हीं का दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा। ओके, सो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये दुनिया की सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसका साइज होता है, रेंज होती है 0.1 to 0.3 μm माइक्रोमीटर्स। कितना है? 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर्स। ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, जो कैटल्स के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे निमोनिया जैसी जो बीमारी है वो कॉज करती है, इसीलिए इसका नाम PPLO रखा हुआ है। तो ये भी हम जब पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ स्मॉलेस्ट सेल के बाद में आ जाता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, जो होती है वो है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है, जिसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट 17 सेंटीमीटर्स तक हो सकता है। तो ये बड़ी आइसोलेटेड सेल हमको मिलती है। इसी के साथ में अगर हम लॉन्गेस्ट सेल देखें तो वो है नर्व सेल। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल भी बोल सकते हैं, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, जो 19 सेंटीमीटर, ये तो मिनिमम रेंज है, इससे ज्यादा कितनी भी बड़ी हो सकती है, कई बार ये 50-50 सेंटीमीटर लंबी। जैसे अगर मान लीजिए सबसे बड़ा मैमल अर्थ पे कौन सा है? ब्लू व्हेल, अगर उससे हम नर्व निकालेंगे तो वो और भी लंबी होगी। तो जो नर्व सेल्स हैं ये सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी आइसोलेटेड कोशिका ऑस्ट्रिच एग, और सबसे छोटी कोशिका किसकी? माइकोप्लाज्मा की, PPLO, और उसकी रेंज कितनी है? 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर्स, म्यूएम में हम इसको काउंट कर रहे हैं। अब हम आते हैं जनरल मेजरमेंट्स पे कि सेल्स कितनी बड़ी होती हैं जो प्रोकैरियोटिक है, जैसे कि बैक्टीरिया।
ये 1 to 10 माइक्रोमीटर्स इतना इनका साइज होता है नॉर्मली। बैक्टीरिया सेल्स जो होती हैं वो दे कैन बी एज स्मॉल एज 1 माइक्रोमीटर एंड दे कैन बी एज लार्ज एज 10 माइक्रोमीटर्स। और जो यूकैरियोटिक सेल है उनका साइज भी 7 to 10 μm जो जनरली हमको देखने को मिलता है। हम जैसे कि बात कर रहे थे लॉन्गेस्ट सेल की, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व। अब ये लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि इसको काम क्या करना है, इसको एक लंबी चेन बनानी है। नर्व सेल का काम होता है इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से जो इम्पल्स आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उसको वापस ऑर्गन्स तक पहुंचाना। तो इसको करना क्या है, एक लंबी चेन बनानी है। तो अगर ये चपटी फ्लैट सेल से बनी होंगी तो लॉन्ग चेन ही कैसे बनाएंगे? तो इनको लंबा होना होगा तभी तो ये लॉन्ग चेन्स बना पाएंगे। तो इसीलिए जो नर्व सेल्स है ये लॉन्गेस्ट सेल है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है कि इनको लॉन्ग चेन्स बनानी है। सिमिलरली हम देखें अगर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड पिगमेंट। तो जो आरबीसीज हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, इनकी बात अगर हम करें तो इनका जो शेप है वो कैसा है? दे आर बाइकनकेव। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इनकी शेप कैसी है? दे आर बाइकनकेव, और हम बोल सकते हैं जनरल टर्म में ओवल शेप होती है। तो ओवल शेप है, बाइकनकेव है। साथ ही में आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो फिक्स होता है कितना? 120 डेज। दे आर इन्यूक्लिएटेड सेल्स। इन्यूक्लिएटेड का कहने का मतलब क्या होता है कि पहले तो न्यूक्लियस था, लेकिन जब डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया। तो दीज आर इन्यूक्लिएटेड सेल्स, जिनमें न्यूक्लियस था लेकिन धीरे धीरे न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाता है। तो आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड। इसके बाद में कैरी ऑक्सीजन एंड CO2। इनका काम क्या है? इनके अंदर लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। देयर इज अ रेड कलर पिगमेंट फाउंड इन देम, जिसको हमने क्या बोला? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 कैरी करता है और पूरी बॉडी में इनको सप्लाई करता है। ऑक्सीजन को तो सप्लाई करके आता है, CO2 को कलेक्ट करके लेके आता है। तो इनको जो है ब्लड में फ्लो करना है। तो आप देखा होगा आप लोगों ने, जैसे नदी है कोई, नदी के किनारे पे पत्थर जो पड़े रहते हैं वो गोल हो जाते हैं, ओवल शेप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कि जब वो पहाड़ से नदी के साथ बहते हुए, फ्लो करते हुए आते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन देयर मार्जिन्स गेट ब्रोकन। तो उनके मार्जिन्स धीरे धीरे टूटते गए, तो वो जो है ओवल शेप हो गई। तो वो हेल्प करती है अब फ्लो में। इसी तरह से ब्लड में इनको फ्लो करना है आरबीसीज को, इसीलिए ये भी कैसी हो जाती हैं? ओवल शेप हो जाती है, बाइकनकेव हो जाती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलता है। आरबीसी का जो साइज है वो कितना है? 7 μm। ये आपको याद रखना है। The diameter of RBC is 7 micrometers। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था सेल का, और ये सब थी बातें सेल के बारे में। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ सेल पे। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल। सो वी नो दैट हमारे पास में दो तरह की सेल्स के ऑप्शंस हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो हम इसको कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो हम आगे पूरा पढ़ना ही है हमें। हम अभी बात कर लेते हैं पहले प्रोकैरियोटिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ सेल, जिसमें एक टाइप है प्रोकैरियोटिक और दूसरा हम इसको एक ओवरव्यू के साथ लेके चलेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं यूकैरियोटिक। राइट? किसी भी बायोलॉजी में किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले आपको उसका नाम का मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। तो किसी भी टॉपिक या किसी भी टर्म के बारे में जानने से पहले आप उसको तोड़ लें और उसके मतलब के बारे में जानें। तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ें तो हमारे पास में दो वर्ड आते हैं, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस।
यानी ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस तो है, अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो ये तो नाम ही गलत हो गया इसका। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है, लेकिन आपको बोलना क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव तरह का न्यूक्लियस है। इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको मैंने एक ग्लास का जार दिया जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। अब मैंने आपको एक रेड इंक से भरा हुआ बलून दिया है और मैंने आपको बोल दिया कि आप इस बलून को हैंग कर दो उस जार के अंदर। तो आपने उस बलून को रस्सी की मदद से, थ्रेड की मदद से लटका दिया पानी के अंदर उस जार में। तो अब आपको जो ग्लास जार है उसका जो कंटेनर है, उसकी जो आउटर वॉल है वो तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, उसमें जो पानी भरा हुआ है वो आपका साइटोप्लाज्म हो गया, और उसके अंदर जो बलून लटक रहा है, जो बलून हैंग कर रहा है, जिसके अंदर इंक भरी हुई है, वो बलून हो गया न्यूक्लियस। और उस बलून की जो वॉल है, रबर वॉल्स, वो हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो इंक भरी है, रेड इंक, वो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर आपको कोई ऐसी सेल दिखाई देती है तो आप बोलेंगे ये तो यूकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें आपको बलून क्लियरली दिख रहा है, उसके अंदर इंक भरी हुई है, तो वेल डिफाइंड है वो सेंटर, तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि न्यूक्लियस हमको साफ दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपको एक पिन दिया और आपको बोला इसको आप बलून को बर्स्ट कर दीजिए। तो जब आप जैसे ही बलून को बर्स्ट करते हैं, बलून की जो बाउंड्री है, रबर बाउंड्रीज, वो फट जाएगी और अंदर की इंक पूरे टैंक में डिफ्यूज हो जाएगी, और जो पानी का कलर है वो गहरा लाल ना होकर के हल्का सा पिंकिश कलर उसमें आ जाएगा। तो अब ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियस तो था, लेकिन अब वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। इस सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिल चुके हैं और दोनों का मिक्सचर हो चुका है। इस तरह की सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ना होकर वो उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो पूरी तरह से डिफ्यूज हो चुका है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। A well-defined nucleus is absent. क्लियर? इसीलिए इन्हें हमने क्या बोला है, प्रोकैरियोटिक। U का मतलब होता है न्यू, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, यानी इसमें नए तरीके का केंद्रक है, नए तरीके का न्यूक्लियस है। U का मतलब है न्यू, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, सो दे possess a new type of nucleus, a well-defined nucleus. Well-defined nucleus is present. किनके अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो अब जहां पे इनमें अब न्यूक्लियस तो नहीं है, तो इनका क्रोमोसोम, इनके अंदर जो डीएनए है वो कैसे है, इनका न्यूक्लियोप्लाज्म किस तरीके का है, तो हमको उन पॉइंट्स के बारे में भी यहाँ पे ध्यान देना है। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो है अगेन डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी जो जेनेटिक मटेरियल हमको मिलता है वो क्या होता है, डीएनए ही है। डीएनए की पैकेजिंग के लिए, इसको बांधने के लिए यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं, याद रखना है। अब आपके कंसेप्चुअल पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं, इनको आप अच्छी तरह से रेड मार्क करके, लिख करके याद रखें कि हमारे अंदर यूकैरियोट्स हैं हम लोग, हमारे अंदर जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन। लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग के लिए हिस्टोन एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे हिस्टोन की जगह क्या मिलेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते हैं, और यहाँ पे क्या मिलेंगे हमको, हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको डीएनए मिलेगा प्लस उसके साथ में मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन, राइट। यहां पे हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट मिलेगी, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये होगा डिफ्यूज्ड इनटू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। यहां पे हमको मिलेंगी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस। ओके, अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहां पे हमने देखा कि इन सेल्स में जो हमको डीएनए मिल रहा है, इस डीएनए के अंदर जी एंड सी, गुआनोसिन एंड साइटोसिन, ये क्या होता है? हमारे डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस मिलते हैं दो तरीके के, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में आता है गुआनोसिन और पिरिमिडीन में होता है साइटोसिन। गुआनोसिन एंड साइटोसिन जो है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, 3 बंध इनके बीच में होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ये कॉम्बिनेशन हमको ज्यादा मिलता है, मोर इन नंबर, जी एंड सी कॉम्बिनेशंस आर मोर। इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इसके अंदर डीएनए जो है वो सेंटर में ही है, सीधा ये क्रोमैटिन यहाँ पे पड़ा है और इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। तो हीट की वजह से, दूसरी फिजिकल स्ट्रोक की वजह से ये टूट सकता है। इसको ज्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पे जी एंड सी कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे डीएनए के अंदर आपको ए एंड टी कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ए फिर से प्यूरिन है, एडिनोसिन, और ये है थाइमोसिन या थाइमीन। तो ए और टी कॉम्बिनेशन हमको ज्यादा मिलेंगे कहाँ पे? यूकैरियोट्स में। जी एंड सी कॉम्बिनेशन हमको ज्यादा मिलेंगे कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसी के साथ में अब क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, ना ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, तो क्या इसका डीएनए पूरी सेल में बिखरा रहता है? तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए पूरी सेल में बिखरा हुआ होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसमें जो डीएनए है इज नॉट स्कैटर्ड, इट इज confined to center। इसका जो डीएनए है केवल सेंटर में ही होता है, इसका डीएनए भी। और यहां पर जो डीएनए है ये कैसा है? सर्कुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो द डीएनए हियर इन प्रोकैरियोट्स इज सर्कुलर डीएनए, यानी गोल है। सर्कुलर का मतलब क्या है? ये डीएनए है तो इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से मिला हुआ है, इस तरीके। जो इसका डीएनए है, इसका एक एंड जहां से शुरू हो रहा है उससे दूसरा एंड जो है वो मिला हुआ होगा। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा है? सर्कुलर डीएनए है, गोल है और इसके दोनों एंड आपस में मिले हुए हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वो है लीनियर, यानी बिल्कुल सीधा, दोनों एंड इसके मिले हुए नहीं है। इस तरीके का लीनियर डीएनए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा है? सर्कुलर। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूक्लियोइड क्या है? द सेंट्रल सर्कुलर डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज द न्यूक्लियोइड, जो सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था प्रोकैरियोटिक सेल के। न्यूक्लियस तो इनमें है नहीं, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में, उसको क्या नाम दिया जाता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ इसको हमने कंपेयर किया है यूकैरियोट से। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हमको क्या क्या स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज देखने को मिलते हैं और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में हमको कौन से ऑर्गेनेलीज मिलते हैं।